चलिए, एट बाई नियर हुआ था, क्लियर है। चलिए, बाई और विथ का अगला है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। बाई और विथ क्या कहता है सूरज? बाई कहता है कि जब कोई काम सजीव के द्वारा हो, किसके द्वारा हो? सजीव के द्वारा हो, क्लियर है ना, तो आप बाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सजीव का पूरा अंग जिसमें काम कर रहा हो, पूरा अंग का मतलब समझ रहे हैं ना, कंप्लीट ऑर्गन जिसमें काम कर रहा हो, तो वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे, क्लियर है बाबू। अब देखिएगा, विथ कहता है कि जहाँ पर आपको निर्जीव की बात होगी, यानी निर्जीव की सहायता से कोई काम हो रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या यूज करेंगे? विथ यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना है कि यदि सजीव का, सजीव ही है, ठीक है, और उसके और ऑर्गन की बात होगी, ना कि पूरा सजीव, ऑर्गन पूरा सजीव नहीं, सिर्फ हम ऑर्गन की बात किए हैं। यदि ऑर्गन कोई काम कर रहा होगा तो आपको क्या यूज करना है? विथ यूज करना है। यानी आदमी यदि काम करेगा तो बाई यूज करना है, लेकिन आदमी का कान काम करेगा ना तो विथ लगाना है, क्लियर है। यहाँ पर एक बात बोल रहा है, इसको नोट के तौर पर, कि कभी कभी ऐसा होता है कि विभिन्न देश प्रदेश या स्थानों को हम लोग सजीव की तरफ पेश करने लगते हैं। जैसे इंडिया वाज इन्वेडेड बाय चाइना इन 1962, विथ चाइना हम नहीं लिख सकते हैं। यदि आप ऐसा लिखते हो कि इंडिया वाज इन्वेडेड बाय चाइना इन 1962, भारत 1962 में चाइना के द्वारा आक्रमित किया गया, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, नियम से इन्वेडेड के साथ कोई प्रेपोजिशन, पहले बात समझ लीजिए, कुछ कुछ वर्ड हैं जिसके साथ प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको हम बताए हैं किन परिस्थितियों में, वो पहले से आप जान चुके हैं। हमारा कहना है कि इन्वेडेड के साथ बाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ही इन्वेडेड में हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हमने यहाँ पर चाइना को सजीव के रूप में दिखाने के लिए बाई लगाया। अब यहाँ पर एक बात उठा, आपके दिमाग में उठा कि आपने चाइना को बाई काहे दिया। तो हमारा एक बात कहिए कि चाइना से जब हमारी लड़ाई हुई होगी तो पूरा चाइना ज़मीन से उखड़ा होगा और भारत पर आके आक्रमण किया होगा, ऐसा हुआ है क्या? अरे चाइना का मतलब वहाँ पर उसकी सेना आई होगी, यही ना हुआ होगा जी, और उसकी सेना आई होगी ना, तो सेना को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? बाई लगाया, क्लियर है। चलिए, एकदम बेसिक हो गया बाई और विथ का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। आप दो चार वो इसका फ्रेजल वर्ब देखिए। अब जैसे देख लीजिएगा, मेड के साथ आप विथ लगाते हो और मेड के साथ बाई लगाते हो। कभी आपको देगा मेड विथ और मेड बाई, आप कैसे करोगे अंतर? यानी मेड विथ मनी, यानी किसी चीज़ की सहायता से, है ना, किसी वस्तु, सामान की सहायता से किसी वस्तु का निर्माण हुआ है। मेड विथ मतलब क्लियर हुआ है? बाई हमसे ये कहता है कि सामान की सहायता से नहीं, वो सामान बनाया ही गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, क्लियर हुआ है? चलिए, हेल्प्ड विथ, हेल्प्ड बाई, किसी वस्तु से इसकी सहायता की गई, क्लियर है, क्लियर है ना, किसी के द्वारा सहायता की गई, क्लियर है, समाया। चलिए देखिए इधर, लुक्ड विथ, लुक्ड बाई। चलिए ये देखिए रुपेश, लुक्ड विथ, लुक्ड बाई, क्या हुआ मतलब? लुक्ड विथ मतलब कोई चीज से देख रहा है, और लुक्ड बाई होता है कि माने किसी यंत्र से देखना, है ना, और लुक्ड बाई माने होता है किसी के द्वारा नजर रखा जाना। बात सुनाया? किसी के द्वारा नजर रखा जाना, लुक्ड बाई,
लुक्ड विथ का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु की सहायता से देखना। क्लियर है ना? चलिए लिख लीजिए। देखिए सूरज, थ्रू और फ्रॉम, ये आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है थ्रू मनी होता है जब किसी काम का सुखद फायदा मिले। क्लियर है ना? तो हम थ्रू का यूज करते हैं। फ्रॉम हमसे कहता है जब किसी काम का आपको दुखद रूप मिले। मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब समझा आपने? जब किसी काम का सुखद मतलब निकलता है तो थ्रू लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज गॉट दैट जॉब थ्रू हिज हार्ड लेबर। ये देखिए, उसने अपनी यह नौकरी कठिन मेहनत से पाई है, लेकिन उसको सुखद लगेगा ये, क्योंकि उसको क्या मिला? नौकरी मिला है ना जी। चलिए अब उसके पलट में जाइए तो देखिए इधर, ही इज सफरिंग फ्रॉम मनी क्राइसिस। ये देखिए, आप सफ़र के साथ फ्रॉम क्यों लगाते हैं? समझ में आ रहा है? मतलब सफ़र के साथ फ्रॉम क्यों लगाते हैं? कहने का मतलब समझ में आया? हाँ, अलग नहीं दिखा रहा भाई। हमने क्या बोला? फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब आपको निगेटिव सेंस में बातें करनी हो, क्षति झेलनी पड़े, दुख झेलना पड़े, यानी दुखद परिणामों को दिखाने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, और सुखद परिणामों को दिखाने के लिए हम लोग थ्रू का यूज करते हैं। क्लियर है?
समाया बात, हाँ चलिए। सर मनाली का बात आ जाएगा, वो सब खुशी का सेंस में अगर इसमें बोला जाएगा। हाँ, खुशी का सेंस होगा तो थ्रो होगा। क्लियर है? और यही दुख का सेंस रहेगा तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। चलिए, और वैसे एक फ्रॉम का नियम होता है कि वो अलगाव को ही दर्शाता है, और अलगाव कभी भी सुखद नहीं होता है ना जी? सही बात है ना? क्लियर है? चलिए, नौकरी घूस से लिया है जी, क्या लगाइएगा? फॉर्म लगाएंगे। फ्रॉम लगाएंगे, थ्रू लगेगा। नहीं सर, हर चीज लाएगा। नौकरी घूस से लिया है कोई, इसमें तो दोनों सेंस आ जाता है सर, दुख वाला भी और खुशी वाला। दुख वाला सुख वाला दोनों है। पकड़ा जाएगा तो सब दुख होगा। हाँ, पैसा चला जाता है वो। देखिए एक बात थोड़ा समझिए, एक बात समझिए। बोलने का आदमी कुछ भी बोल के निकल जाता है, समझते हैं ना? लेकिन रियलिटी क्या है? एक घूस देने के बाद वो खुशी नहीं होती है जो खुद लेने की होती है। हाँ, क्योंकि घूस वाला उसको डर रहता है कि मैं वीर जाएंगे तो मैं हमेशा ये कहेगा तुम अपन नौकरी लिया रहे, घूस से लिया है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? थोड़ा 4 लाख रुपया दिए थे या 10 लाख दिए थे तो नौकरी हुआ था रे, आज बड़ा उछल रहा है। सर अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कराया है डिफेंस मिनिस्ट्री का, हाँ। 2 करोड़ कैश निकला उसके पास से। अरे बाप रे, उधर 3 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा है। इसको भिंगा के दो जी, कपड़ वो यहाँ से गायब करता है। क्या कीजिएगा? हम लोग का झारखंड से जब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया फाइल केस। देख लो। क्या होगा रुपेश? क्या होगा? सबका मतलब होता है सामने। ये देखिए सामने, इसके लिए हम सामने बोलते हैं। सामने का कहना ये होता है कि यदि आप फेसिंग टर्म लिखे हो तो फेसिंग का मतलब होता है दो सजीवों को एक दूसरे के आमने सामने होगा ना। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। आप जानते हैं ना, इंटरव्यू को आप फेस करते हैं ना, कहते हैं ना कि इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। फेस करने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर सामने भी एक आदमी है और इधर भी एक आदमी है, दोनों एक दूसरे को सामना कर रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि एक दूसरे निर्जीव चीज़ों को भी सजीव की तरह आप प्रिटेंड कर रहे हो, शो कर रहे हो, तो वैसे कंडीशन में भी वो फेसिंग हो सकता है। क्लियर है? जैसे कह रहे हैं कि 2 ट्रेन एक ही पटरी पर एक दूसरे के आमने सामने आ गई, तो आप फेस कीजिए। क्लियर है? ऑपोजिट बता रहे हैं क्या होता है। ऑपोजिट कहता है जब 2 निर्जीव चीजें एक दूसरे के आमने सामने हो, 2 मकान 2 स्थान एक दूसरे के आमने सामने हो, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑपोजिट यूज करते हैं। 2 ट्रेन क्या? अरे वैसे तो जनरली अलग अलग पटरी पर चले गए तो ऑपोजिट ही बोलते हैं ना, ऑपोजिट दिशा में चल रही थी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि यदि निर्जीव चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने हो, जैसे मकान स्थान ये सब जो बोलते हैं, जैसे आपके घर के सामने मेरा मकान है ऐसा बोलिएगा, तो हम वैसे कंडीशन में क्या यूज करेंगे? ऑपोजिट यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिफोर कहता है कि जब आपकी नज़रों के सामने कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है, नज़रों के सामने घटना या दुर्घटना हो जाती है तो बिफोर यूज करते हैं। वहाँ भी तो सामने है ना। आप बोलते हैं कि मेरे नज़रों के सामने उस बूढ़ी औरत को उसने धक्का मार दिया, ठीक है, तो ये दुर्घटना है ना। दैट कार हैज़ नॉक्ड डाउन दैट लेडी बिफोर माई आइज। क्लियर है? बात सुनाई? तो बिफोर कब यूज करते हैं? क्लियर हो गया बाबू? आप देखिए इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ हमसे ये कहता है जब छोटे स्थान के सामने कोई खुला हुआ बड़ा स्थान रहे तो हम इन फ्रंट ऑफ करते हैं। जैसे मोना सिनेमा हॉल के सामने बड़ा गांधी मैदान है तो इन फ्रंट ऑफ बोला जाएगा। मेरे घर के सामने बड़ा मैदान है, क्या किया जाएगा? इन फ्रंट ऑफ। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया ना? सर बिफोर मतलब क्या?
जब एक्सीडेंट या कुछ इंसिडेंट होगा तो घटना या दुर्घटना, यानी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे आप कहते हैं ना, कभी कभी आपके बूढ़े बुजुर्ग जो होंगे वो बोलते हैं ना, हमारे नज़र के सामने जन्म के खड़े हुआ है, आइए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? थोड़ा समझिएगा, ये बात फैक्चुअल है, ऐसा बोल देते हैं लोग। हाँ, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, मेरे नज़रों के सामने ये सुखद चीज़ हुआ है, हम वहीं बैठे थे, मेरे सामने वो लड़का दम मिठाई लेके आ गया, तो कुछ ही बोलिएगा, सुखद चीज़ है, कुछ अच्छा हुआ हो उसके साथ। क्लियर हो गया बात? तो अच्छा चीज़ तो फिर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो वो तो खराब हो गया। हाँ, तो अरे तो हम कहे एक घटना दुर्घटना हिंदियों पढ़ावे लगे हैं जी। घटना मैंने अच्छा, दुर्घटना मैंने बुरा, वो दोनों काम हो सकता है। दोनों का मतलब अब हिंदियों पढ़ना पड़ेगा, हमको लग रहा है दिक्कत है। ये क्लियर हुआ? हाँ, अब चलिए, हमको 5 गो हम आपसे पूछ रहे हैं फ्रेज, आप हमको बताइए। कीप ऑपोजिट माने क्या होगा? कीप ऑपोजिट माने क्या होगा? ऑपोजिट में रखो, किसी वस्तु को opposite में- ऑपोजिट में रखो। हमने क्या बोला था, इसमें 2 मीनिंग निकालना होता है ना। मतलब रखो, किसी के साथ ऑपोजिट में रखना यानी किसी का विरोध करना कीप ऑपोजिट होगा ना। क्या जी सूरज, बोला गया था ना कि 3rd मीनिंग इसमें निकालना होता है, सेकेंड वाले से काम नहीं चलेगा इसमें। क्लियर है? चलिए, राइज बिफोर मतलब क्या होगा? Rise before. हाँ, राइज बिफोर मैंने क्या होगा? इन्होंने कहा है आवाज़ उठाना किसी के सामने, यानी ये तो हुआ होगा बिफोर मैंने, है ना। राइज मैंने क्या होता है? उगना, है ना, उठना, उठाना। समस्याओं की बातें जब आती हैं तो उठाया जाता है ना। तो किसी के सामने बातों को उठाना, वो सही बोले हैं, शिकायतें करना हुआ। 3rd मीनिंग क्या निकला? आप बढ़िया समझदार हैं, अब तो 3rd मीनिंग निकालना आपको आ जाना चाहिए। क्लियर है ना। बेस्ड इन फ्रंट मतलब BAACD, बेस्ड इन फ्रंट। ठंडा ना लग रहा समीर? अरे बाप रे। चलिए जी बोलिए, बेस्ड इन फ्रंट का मतलब क्या होगा? अनंत, बेस्ड मनी आधारित या स्थित बोलते हैं ना, और इन फ्रंट मने किसी के छोटे के सामने बड़ा, यानी बृहत रूप से स्थापित। क्लियर है? क्लियर है ना। मतलब आपको कैसे निकालना है, क्लियर हो रहा है ना बात? चलिए अब देख लीजिए, थोड़ा सा एक और है, बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देंगे हम आज। एक दिन और खाली लेंगे, आज ये वाला पोर्शन हम ख़त्म कर देंगे। देन टू ऑफ अमंग, देखिएगा एकदम तेज़ी से सत्यम। देखिए इधर कंपैरिजन जब दिखाने वाले शब्द हों, कंपैरिजन दिखाने वाले शब्द हों, कंपैरिजन से दिखाने वाले शब्द जिसके अंत में ER लगा रहता है या जेकर आगे मोर लिखा रहता है, समझते हैं ना। जैसे या तो स्मार्टर आप लिख देते हो या मोर ब्यूटीफुल लिखते हो, दो ही बात ना होता है। एक सवाल आपसे पहले हम ये पूछते हैं, कभी कभी हम मोर लगाते हैं या कभी कभी ER खाली लगा देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का हो जाता है। ये कैसे होता है भाई? हाँ, डबल सिलेबल। ER हम सिंगल सिलेबल, जैसे देखिए स्मार्ट को आपने एक ही बार में पढ़ लिया ना, स्मार्ट को तो आप एक ही बार में पढ़ लिए, लेकिन ब्यूटीफुल को आपने एक बार में पढ़ा? बोलिए जल्दी, नहीं ना पढ़ा। ब्यूटीफुल 2 बार में पढ़ा ना जी। तो जिसको आप तोड़ कर पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो डबल सिलेबल का बन जाता है, ठीक है ना। वैसे कंडीशन में इनके अंत में ER नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर है? तो इनके अंत में जब ER नहीं लगाया जा सकता है तो कंपैरिजन को दिखाने के लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए हम मोर लगाते हैं। क्लियर है? नहीं तो जनरल वाले सिंगल सिलेबल टर्म होते हैं, उसमें तो ER लगा के आप कंपैरेटिव बना ही देते हैं। क्लियर है? यहाँ समझ में आ गया बात?
यहाँ कह रहा है जिन टर्मिनोलॉजी के अंत में ER लगा रहे या आगे मोर लगा रहे तो उसके बाद देन का यूज करते हैं। क्लियर है? लेकिन शर्त होता है कि एक व्यक्ति की तुलना एक ही व्यक्ति से होनी चाहिए, ना कि दो से। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, 2 कहता है कि कंपैरिजन को दिखाने वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ER ना लगकर OR लग जाता है। क्लियर है ना? जैसे देख लीजिएगा, आप बोलते हैं ना बाबू सीनियर, सीनियर बोलते हैं, यानी आपसे बड़ा होता है तभी ना सीनियर बोलते हैं जी, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, OR लगा हुआ है कि नहीं? जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब टर्म देख लिए आप। सब के अंत में क्या लगा हुआ है? OR लगा हुआ है। OR लगा हुआ है का मतलब ये हो गया कि आप इसके बाद क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे जी? 2। क्लियर है ना? याद रखना है यहाँ भी कि एक व्यक्ति की तुलना एक से होना चाहिए। क्लियर है? चलिए फिर से आते हैं ऑफ के पास। कहता ये है कि जब एक व्यक्ति की तुलना 2 व्यक्ति से होने लगे, एक व्यक्ति की तुलना 2 व्यक्ति से होने लगे, तो वैसे कंडीशन में हमको ध्यान रखना होता है कि किसी भी टर्म के अंत में ER लगा रहे या उसके आगे मोर लगा रहे या किसी के अंत में OR लगा रहे, तो ध्यान देना है कि इसके होने के बावजूद भी हम कभी भी इनके अंत में ऑफ या देन नहीं लगाएंगे, टू या देन नहीं लगाएंगे। उसकी जगह हम क्या लगाएंगे बाबू? ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। क्लियर है ना? और हमारा कहने का मतलब समझ में आया नीतीश आपको? समझ में आया मेरे कहने का मतलब? नहीं समझ में आया। हमारा कहा गया था क्या कि ER लगा रहेगा या मोर लगा रहेगा तो अंत में क्या लगाना है? देन। OR लगा रहेगा तो क्या लगाना है? 2। लेकिन ये दोनों ने अपना शर्त रखा था कि एगो का तुलना एगो से होना चाहिए। अब कहता है कि जब एगो का तुलना यहाँ पर 2 गो से होने लगे, क्लियर है बात? जब एक की तुलना 2 से होने लगे तो वैसे कंडीशन में आपको भूल जाना चाहिए कि ER लगा हुआ है कि मोर लगा हुआ है कि OR लगा हुआ है ना? सब चीज़ भूल जाइए, ठीक है? और उसकी जगह जहाँ पर देन या 2 लगा रहे थे उसकी जगह आप क्या लगाइए? ऑफ लगाइए। क्लियर है ना? एक व्यक्ति की तुलना 2 व्यक्ति से होने पर। क्लियर है ना? अब कहता है कि जब एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति से हो रही थी तो ER वाले कंडीशन या मोर वाले कंडीशन या OR वाले कंडीशन में इन तीनों टर्मिनोलॉजी के पहले आप द नहीं लगा सकते थे। क्लियर है ना? द इनके आगे नहीं लगा सकते थे। यानी जैसे आप ऐसा थोड़े कभी लिख सकते हैं कि राम इज स्मार्टर, ठीक है ना, देन यहाँ पर हम यहाँ द लगा के, तो ये गलत हो जाएगा जी। क्लियर है ना? नहीं। या फिर यहाँ OR है, ये सुपीरियर ही रहता तो क्या आप द लगा देते? नहीं, संभव नहीं। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे समझना है। तो समझना कुछ नहीं है, बस ये याद रखना कि जब एक व्यक्ति की तुलना 2 से होगा तो साबे के अंत में क्या लगाना है जी? ऑफ। चाहे ER से अंत हो चाहे OR से अंत हो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन एगो शर्त खाली ये है कि जे टर्मिनोलॉजी के अंत में ER या मोर या OR लगाए थे ना, ओकरे आगे आपको क्या लगाना पड़ जाएगा? द। क्लियर हो गया बात? आप बताइए जी कि राम सीता और गीता से पढ़ाई में तेज है, बुद्धिमान है, क्या होगा इंग्लिश? राम इज द मोर इंटेलिजेंट देन की ऑफ। क्लियर हो गया? और अमंग तो आप समझते हैं कि एक व्यक्ति को जब हम सर्वश्रेष्ठ बना के दिखाते हैं, सभी में बेहतर बना के दिखाते हैं, तो क्या लगाते हैं? अमंग लगाते हैं, और वो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे आप कहिए ना बेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स ऑफ इंडिया,
तो क्या हो गया, भारत में जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी में वो सबसे बेहतर है। क्लियर है बाबू, क्लियर है ना। तो ये किस तरह से हमारे सामने आएगा, देन टू ऑफ अमंग, वो क्लियर हो रहा है ना। क्या कि जब हम लास्ट में कल के क्लास में जब यही सब वर्ड डायरेक्ट करवाएंगे तो आपको बताना होगा। सर दोनों का एक एक एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल हम बता रहे थे, तो यही तो बोल रहे थे ना। हमको नहीं लिखिए मत, समझिए पहले बात। हमने सवाल किया, जैसे आपसे पूछा जाएगा भारत, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है ना, धार्मिक रूप से, ठीक है ना, बेहतर है, ठीक है, बताइए। यहाँ पर सबसे पहली बात ये बताइए कि भारत की तुलना कितने देशों से हुई, 2 देशों से, ठीक है। यानी जब आप कंपैरिजन को दिखाने वाला शब्द लिखिएगा, अच्छा है यानी बेटर, है ना, तो बेटर के आगे आप क्या लगाएंगे, द। इंडिया इज़ द बेटर, ठीक है ना, ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है, इन रिचुअल्स या रिलीजियस एक्टिविटीज़। क्लियर है, सुनाया बात, ठीक है। और जैसा हो जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना, CBSE बिहार बोर्ड से बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है, ऐसा बोलते हैं आप। तो आप सिंगल बॉडी का सिंगल से तुलना किया आपने, तो क्या बोलिएगा, CBSE इज़ द सुपीरियर ऑफ कि टू, है ना, बिहार बोर्ड या BSEB। क्लियर है ना, इन द एरेना या सेक्टर ऑफ एजुकेशन। क्लियर है, तुम्हारा बात। चलिए इमाम में सर दल है क्या बाबू, इमाम में, अवाव में, अमंग में तो द लगाना आपका मजबूरी है ना, वहाँ सुपरलेटिव ना है। सुपरलेटिव का मतलब ही हो जाता है कि आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है ना। चलिए ऑफ फ्रॉम क्या है भाई, ऑफ फ्रॉम, दोनों ऑफ है क्या जी, ओ डबल एफ अलगाव दिखाता है, और ओ डबल एफ अलगाव दिखाता है। यस सर। बढ़िया से सोच के बोलिएगा। ऑफ होता है कि ना, स्विच ऑफ जैसे बोलते हैं तो उसको बंद। और पहला वाला ऑफ का ना का मतलब, देखिए ऑफ माने का होता है ना। सामान्यतः जो जनरल देश में होता है कि आप जब कभी सजीव किसी चीज़ को, माने लिविंग बॉडी किसी चीज़ को अपना कहना चाहता है तो आप क्या यूज करते हैं, तो स्टॉप की एस यूज करते हैं, नियम है ना। लेकिन यदि आप चाहें तो ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हो जाता है द, जैसे द लेग्स ऑफ द चेयर, दिस द बुक ऑफ माई स्टूडेंट हुज नेम इज राम, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं ऑफ लगा के। सेकेंड में हमारे सामने ऑफ आता है। ऑफ कहता है कि जब कोई काम रेगुलर वे में हो रहा था, अचानक से उसे कट कर दिया गया, ठीक है ना, रोक दिया गया, तो आपको क्या यूज करना है, ऑफ। जैसे देखिए आप इसी वजह से ना स्विच ऑफ लिखते हैं। सोचिए इलेक्ट्रिसिटी जो है रेगुलर वे में वायर से पास कर रही थी, स्विच ने उसको क्या किया, रैंडम कट कर दिया, क्या ना, वो रुका ना, उस सारी एक्टिविटी को रोक देता है ना, इसी वजह से स्विच ऑफ कहते हैं। कट ऑफ, रेगुलर वे में आप उसका हिस्सा थे, अचानक से आपको अलग कर दिया तो कट ऑफ। परीक्षा आपकी 100 नंबर की होती है, उसमें इतना नंबर छांट दिया जाता है, अचानक से ये नंबर फिक्स हो गया, तो उसको बोलते हैं ना कट ऑफ, बोलते हैं ना, समझ रहे हैं बात।
हाँ, कभी कभी डायरेक्ट ऑफ आ जाता है, जैसे टुडे क्लास इज ऑफ, यानी क्लास रेगुलर चलता है लेकिन आज है जो रुक गया है। समझ आ रहा है? हाँ, कॉल्ड ऑफ क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ, क्या होगा? ये वाला ऑफ, कॉल ऑफ माने क्या होगा? कॉल माने बुलाना, और कोई काम हो रहा होगा उसमें अचानक से आप बुला लिए, यानी क्या होना, बोलिए जल्दी, काम को रोक देना। काम को रोक देना। हुआ ना? कैसे मतलब निकला, समझ में आया बाबू? अब अगला देखिए, फ्रॉम। फ्रॉम क्या कहता है? अलगाव को दिखाने के लिए, यदि किसी चीज़ से किसी का अलगाव हो रहा है तो आपको क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। जैसे द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय, है ना? अरे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा आपादाने चतुर्थी, याद आता है कुछ? उसमें क्या था? वृक्षात पत्राणि पतंती, जिससे भी अलगाव होता है उसमें आत्मविभक्ति लगती है। याद आ रहा है कुछ? एकदम ऊपरे बोले कर देते संस्कृत जी। कभी कभी इन सब भाषाओं को जानते हैं, आगे के सेक्टर में जो बच्चा यूज करता है ना वो जल्दी सेलेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि संस्कृत भी मेरा एक सब्जेक्ट है। यदि आप चाहोगे तो उसको भी पीसीएस में अपने यूज कर सकते हो, कर सकते हैं ना जी? तो आपने उस चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं दिया। चलें, तो फ्रॉम क्या है सनवारा जी? हाँ, कमिंग फ्रॉम माने क्या होगा जी? वहाँ से कमिंग फ्रॉम माने होता है कहीं से निकलना, माने वहाँ पर हम जाना नहीं है। गो फ्रॉम माने क्या होगा जी? यहाँ से चले, दूर हो जाना, मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलिएगा इंग्लिश में? प्लीज ग्रो फ्रॉम माई साइट। साइट माने दृश्य, आंखों का दृश्य भी बोलते हैं, आई साइट बोलते हैं ना, आंखों की नज़र। क्लियर हो बात? मेरी नज़रों से दूर। हाँ, चलिए अगला है हमारा टिल और अप टू। एक बार आप सिंस या फॉर का यूज पढ़े हैं ना, जानते भी होंगे। सिंस क्या होता था? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर क्या होता था? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये होता था कि वैसी अवस्था या टाइमिंग की बात जिसमें आप कोई काम पक्के समय से पूरा करते हैं, है ना, या पक्के समय से कर रहे होते हैं तो सिंस का यूज करते हैं। और थोड़ा लेट लतीफ़ी होती है, इधर उधर की बातें होती हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? और का यूज करते थे। टिल और अप टू की स्थिति ऐसा ही है। टिल कहता है कि सेंटेंस यदि आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का ना हो लेकिन आप पॉइंट दिखाना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना चाहते हैं, तो आपको टिल लगाना होगा। और पीरियड ऑफ टाइम यानी फिक्सेशन यदि टाइमिंग को लेकर नहीं है तो आपको अप टू लगाना होगा। जैसे उसे यहां संडे तक रुकना है, यानी फिक्स हो गया ना, तो ही हैज टू स्टे हेयर, क्या हो जाएगा? टिल संडे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब एक बात सोचिए, आपसे कभी बोला जाए कि उसे एक आध सप्ताह रुकना है जी, एक आध सप्ताह में फिक्सेशन हुआ? फिक्सेशन हो गया? यहाँ फिक्सेशन नहीं हो रहा है क्योंकि पता नहीं चल रहा है कितना देरी का बात कर रहे हैं। जब फिक्सेशन नहीं होता है तो हम लोग अप टू का यूज करते हैं। ही हैज टू स्टे हेयर अप टू 1 वीक। क्लियर है? ठीक है। सर अगर टाइम को दर्शाता हो तो मतलब टाइम को दर्शाना तो टाइम में ना दर्शाना। 9 बजे तक रुकने वाला है।
हाँ, तो टिल 9 o'clock, वो तो आपको पता चल गया ना? यस सर। क्या जी, क्लियर हुआ? सर तो मतलब वो ना होता है जब कोई काम उतना टाइम से पहले हो जाए तो 9 o'clock। तो पहले हो जाएगा कि जब टाइमिंग को लेकर आप क्लियरेंस में नहीं हैं, हो सकता है पहले हो जाए, हो सकता है बाद में हो जाए। पहले वाला हमेशा सोचें जरूरी तो नहीं है ना। बोलिए जल्दी। बोलिए रुपेश। नहीं क्लियर है? इधर क्लियर हो गया आपका मैटर, हम समझ गए। चलिए बोलिए तो, स्टे अप टू मतलब? स्टे अप टू, हाँ स्टे मतलब तो रुकना है। हाँ, तो मतलब कि यानी टाइम फिक्स नहीं है। उस क्षण के लिए समय तक रुक सकते ये कह रहे हैं कुछ क्षण। क्या stay up to मतलब वहाँ तक मतलब अप टू का यूज क्या था? जहाँ और जब मन तब जब मन तब नहीं कब तक नहीं पता है। जब तक पता नहीं ये ना है बोलिए। टाइम नहीं है fixed है। स्टे अप टू का मतलब होता है कुछ लम्हों के लिए ठहरना। वो लम्हे कितने देर के हैं वो फिक्स आपको नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए, अब कहते हैं कीप अप टू डेट, ऐसा बोलते हैं ना। क्या होता है इसका मतलब? अपने आप को जो भी टाइमिंग में परिवर्तन हो रहा है उसी के हिसाब से आप अपने का वही आप परिवर्तन करते रहो। तो कहते हैं ना कि अपने आप को अप टू डेट रखो, वही चीज़ हुआ। वो समय कब का होगा वो पता नहीं है, लेकिन उसी के हिसाब से आपको करना है। तो कीप अप टू डेट क्यों बोलते हैं या कीप अप टू क्यों बोलते हैं, पता चला? चलिए, चलिए अगला है हमारे सामने वाई विदाउट ऑन। चलिए, जब किसी काम को उसके पूरी प्रक्रिया के अधीन रहते हुए हम काम करते हैं, पूरा करते हैं, तो क्या यूज करते हैं? बताइए जल्दी। जब किसी काम को हम उसकी प्रक्रिया को अपनाते हुए पूरा करते हैं तो बाई लगाते हैं। जैसे किसी लड़की को आप अपने घर में रख लेंगे तो ये उचित नहीं ना है, हैं? यदि उस लड़की को आपको घर में लाना है तो आपको क्या बोलना होगा कि हम इस लड़की को अपने घर में रखे हैं शादी की प्रक्रिया के बाद, ऐसा बोलते हैं ना। क्योंकि किसी लड़की को घर में रखने का प्रोसेस क्या है भाई? तो उस लड़की को आप सिंदूर भरिए, जो भी प्रोसेस, बरमिलियन जिसको कहते हैं ना आप, सिंदूर, जयमाला, सॉरी बरमाला, कुछ बोलते हैं, कौन माला होता है जी? बरमाला नहीं होता है जी, जो औरत पहनती है गले में, अच्छा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, सॉरी। तो ये सब पहनाना पड़ता है ना। तो ये प्रोसेस है। जैसे आप बोलिएगा कि मैंने इस लड़की को शादी की प्रक्रिया के द्वारा घर में रखा है, या सरकार ने ये नियम संसदीय प्रक्रियाओं के द्वारा लागू किया है, ऐसा कुछ बात होता है ना, तो बाय द, अब जो भी प्रोसेस है, क्लियर है? समाय बाय। दूसरा है विदाउट, वही प्रक्रिया को आप नहीं अपनाते हैं या काम करना चालू कर देते हैं। अब ट्रेन में बैठने का प्रक्रिया क्या है कि टिकट कटवाना होगा तब ना बैठिएगा जी। टिकट आपने कटाया नहीं तो आपका प्रोसेस तो रुक गया। दैट मीन्स यू हैव नॉट फॉलोड द रूल। तो इफ़ यू नॉट फॉलो द रूल देन यू शुड यूज विदाउट। समायानंद है, यही भी नहीं बोलता है ना कि विदाउट टिकट है। तो एंटो क्या होना चाहिए संजीत? हाँ, तो विदाउट टिकट का विदाउट होगा सर, विदाउट। विदाउट टिकट का एंटो क्या होगा? चलिए हम एक सेंटेंस बोलते हैं, ही हैज़ गॉट दैट सर्विस डैश वर्किंग हार्ड। क्या यूज करना चाहिएगा? ही हैज़ गॉट दैट सर्विस डैश वर्किंग हार्ड। बाय बाय सर्विस, हाँ, बाय बाई की विदाउट। बाय बाय होगा। थोड़ा सोचिए सूरज, ये बातें यदि पॉजिटिव रहती तो हम ये क्यों बोलते?
उसने ये नौकरी कठिन मेहनत से पाई है, ये नॉर्मल बात है, इसको बोलने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बातें तब बोली जाती है ना कि मेहनत तो करवे न किया, नौकरी पा लिया। कुछ टर्म लोग आखिर बोले क्यों गए, उस चीज़ को समझिए। आप लैंग्वेज लिखते हो, मेंस पेपर देते हो, लैंग्वेज लिखते हो, तो वहाँ पर ये आपको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, कि कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी इसलिए जाते हैं ताकि उसका मतलब अपने आप पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, भले उसमें आपने निगेटिव वर्ड नहीं लिखा है। और जैसे आपने उस दिन बोला था ना कि कौन है जो गांधी जी की इंटीग्रिटी पर सवाल उठा सकता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्वेश्चन था ऐसा, यानी आपने पूरी तरह से सेंटेंस को पॉजिटिव बना दिया ना, यानी कोई है ये नहीं है। अरे गाली देता है तो कहता ना कोई माई के लाल है जो हमरा से लड़ सकता है, यानी उसको पता है कि जब पर कोई औकात वाला नहीं है, नहीं तो बोल भी नहीं करेगा। कहने का मतलब समझे आप? चलिए आप समझ गए हैं। चलिए सेंटेंस में डायरेक्ट हार्टली लगा देते थे, क्या आर्टिकल लगा देते हो? तो आप सेंटेंस बोल रहे हो। हाँ, सेंटेंस बोली ही हैज़ गॉट दैट सर्विस डैश वर्किंग हार्ड, तो आर्टिकल कैसे लगा देंगे? हार्डली लगा देंगे तो वैसे भी सेंटेंस नहीं। हार्डली हाँ, क्या मतलब, आप कुछ भी बोल देते हैं। हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली मतलब मेहनत से, लेकिन नेगेटिव सेंस में। हार्डली में पहले एल वाई लगवे नहीं करता है, यदि आप मेहनत से दिखाना चाहते हैं। पता नहीं आपको हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली दो सेंस में होता है। एडवर्ब के सेंस में आप बोलते हैं कब, जब हम वहाँ कहते हैं कि किसी तरह से उसको ना करते करते कुछ पैसे उसके पास हैं, ही हैज हार्डली एनी मनी, शायद उसके पास कुछ पैसे हैं, ये बात बोली जाती है। या फिर हार्डली का यूज कब करते हैं? हार्डली और स्कार्सली, जब हम वेन का यूज करते हैं कंजक्शन के तौर पर। तो ये एल वाई वाला टर्म तो एवे नहीं किया। चलिए, ऑन क्या कहता है नीतीश? ऑन कहता है ना बाबू कि जब कोई आप काम करें, क्लियर, अब काम का तुरंत कोई रिएक्शन आए, ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन में हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे ये देखिए, ऑन चीडिंग ही स्कोल्ड्स, चिढ़ाने पर गल जाता है, तुरंत रिएक्शन आया ना। ऑन किकिंग ही स्टॉक्स, जैसे उसने मारा चोट लगी। क्लियर है? क्लियर है? रोने पर पीटता है तो क्या बोलिएगा? ऑन वीपिंग या ऑन क्राइंग ही स्लेप। क्लियर है बात? चलिए, मैंने जब भी कोई काम का तुरंत आपको रिएक्शन मिलने लगेगा तो वैसे कंडीशन में समीर कुमार जी थोड़ा ध्यान दीजिए। पूरा पेपर दे दिए ना परीक्षा, आप तो बोले दम कि सर 2-2 दिन करके जाएंगे, अब 21 दम एक बार 1 सप्ताह गायब हो गए। नहीं सर, लगातार पेपर था, दम लगातार ले लिया। मतलब 6 पेपर 6 दिन, चलिए, मंडे से लेकर शनिवार तक। ये देखिए अगला है ओवर और अंडर। ओवर और अंदर, ये क्या होता है भाई? ओवर और अंदर क्या होता है? ओवर और अंदर क्या होता है? डिस्टेंस फिक्स नहीं। ओवर दो सिराओं के बीच में ये नहीं, ओवर का मतलब ये होता है ऊपर से कि आपने एक निर्धारित सीमा से ऊपर की बात की है। जैसे आप कहिएगा कि वह एसएससी का फॉर्म नहीं भर सकता है क्योंकि ओवर एज है, बोलते हैं ना जी, यही ना बोलते हैं, ओवर एज हो गया। यानी एसएससी ने यदि फिक्स किया है कि 30 साल तक आप मेरा फॉर्म भर सकते हैं, तो यानी आप 31 के हो गए। ओवर का मतलब समझ में आया? अपने लिमिटेशन से परे की बात होने लगती है तो हम लोग ओवर का यूज करते हैं, और लिमिटेशन से नीचे की बात होने लगती है तो अंडर का यूज करते हैं। जैसे कहती है ना कि लड़कियां अंडर एज थी, यस सर। ऐसा बोलते हैं हम लोग।
अंडर एज का मतलब अवयस्क हुआ ना, क्लियर हुआ बात। यस सर। अंदर क्या बोलेगा रुपेश? लिमिटेशन से कम हो उसका। जो भी आपने फिक्स लाइन किया है उससे नीचे की बात होगी तो हम लोग अंडर का यूज करेंगे, और जब उससे ऊपर की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब क्लियर है ना? ही हैज केप्ट हिमसेल्फ, ठीक है ना, डैश द लाइनिंग ऑफ, ठीक है ना, बिहेवियर, रेस्ट्रिक्शन, कुछ भी क्या बोलिएगा आप। उसने हमेशा अपने आप को व्यवहार की सीमा से डैश रखा है। अब यहाँ पर क्या बोलना उचित होगा बताइए? अब आप सॉरी, ओवर की अंडर? अंडर होगा सर। अब अंडर होगा कि ओवर होगा ये आप बताइएगा ना। ओवर होगा सर, तभी तो बोल रहा हूँ। सही बात है ना, वो ज़्यादा कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करता तभी ना उसके बारे में बुराई होने लगती है जी। अंदर रहता तो कोई शिकायत नहीं होता है ना। यस सर, ओवर। कहते हैं कि बढ़ते हुए बाल को ही काटा जाता है, भाव के आईब्रो के बालों को नहीं काटा जाता है ना। शिकायतें आई हैं। यहाँ क्या बोला? उसने हमेशा अपने आप को क्या किया है जी? उसने हमेशा अपने आप को व्यवहार की सीमा से डैश रखा है। नीचे रखेगा तो शिकायत बात में नहीं आएगा। नो सर। क्या सोचते हम? यस। जब आप कहेंगे हम एक बात खाना आप खा रहे थे, नियम से एक होता है कि मटन आपके यहाँ बना है तो आप 5 पीस खाइएगा, 6 पीस खाइएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बनता है? फिर भी लोग पूछते हैं आपसे और लीजिएगा। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आप बोलते हैं ना जी कि ओवर हो गया सर, यानी मेरी सीमा थी कि 5 पीस हम खा सकते थे, उससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। क्लियर है? लेकिन आप 5 से 10 पीस खा लीजिएगा, चाहे कहिए 1 किलो खा लीजिएगा, हैं, तभी ना आपका शिकायत होने लगेगा। है छोटा खूब खाता है, बेकार है बुलाए। कहेगा ना जी। वही चीज़ है, अत्यधिक अति सर्वव्रत व्यजित, आप पढ़े थे ना, ये पढ़े थे ना, वही चीज़ है। अति को दिखाने के लिए ओवर का यूज करते हैं, ठीक है, और कम को दिखाने के लिए अंदर का यूज करते हैं। जब अति होता है तो ओवर का यूज कीजिए, और नीचे की बात होती है तो अंडर का यूज करिए। इसी वजह से हम लोग अंडर माइंड यूज करते हैं, अंडर एस्टिमेट यूज करते हैं। इसका मतलब सबका होता है कम आकलन करना, यानी सीमा से नीचे होना, ठीक है ना। अंडर कंट्रोल बोल देते हैं, सीमा में होना, ये सब बातें बोलते हैं ना बाबू। तो क्या होता है पता चला? चलिए, अंडरमाइन मतलब जमीन से नीचे है, तो वो भी सीमा होगी इसलिए भी। हाँ, सीमा से नीचे चले जाते हैं तो ना होता है अंडरमाइंस। चलिए, अब देखिएगा एक छोटा सा दम है। आप कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप कमरे में बैठे हुए हैं, बैठकर बाहर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बाहर के लिए आपको लिखना पड़ेगा आउटसाइड, ठीक है ना। आप बाहर बैठल हैं, अंदर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कैच के लिए है इनसाइड। क्लियर है? व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, ये देखिए, ये भी फ्रेज है, बाहर क्या हो रहा है। हाँ? फिर जैसे व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के में क्या घटनाएं घट रही हैं, वहां पर इन नहीं बोलिएगा आप। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनसाइड? इन है जो ना पहले से मौजूद है अंदर में, और इनसाइड है कि बाहर से अंदर जा रहा है। जा रहा है वो, नहीं, बाहर से वो आकलन कर रहा है। आकलन कर रहा है, सही बात है। तब जो भी पहले से जब सराउंडेड एरिया में रहिएगा तो इन का यूज होगा, बाहर से सराउंडेड एरिया में जाइएगा तो क्या यूज होगा? इनटू। क्लियर ना? और बाहर रह के सराउंडेड एरिया के बारे में आप ना जाना चाहते हैं ना बैठना चाहते हैं, बस जानकारी लेना चाहते हैं तो इनसाइड। क्लियर है? क्लियर है? एक सेंटेंस देखिए तो,
राहुल का क्या हुआ जी? इनसाइड होगा सर। क्या होगा? इनसाइड दम ऑब्वियस है ना, क्लियर है ना? भी तो हो सकता है सर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस हो रहा है तो। ये देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर आर मेनी फ्रॉडलेंट गोइंग ऑन, ठीक है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस में, क्लियर है? तो हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस देते समय ये बात बोलते होंगे, जब परीक्षा देते रहते होंगे कंप्यूटर पर तो वही करी बोलते हैं बड़ी सारा गड़बड़ी चल रहा है तो मार के भगाओ ना दे कहीं, यही ना होता है। ये बातें हम लोग बाहर करते हैं। कहता है आजकल बहुत नौकरी में सेटिंग चल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, तो ऐसा बोलते होंगे तो मैंने वो प्रोसेस में घुस के बोलता होगा कि हम लोग बाहर से सब बातें करते हैं, प्रोसेस में नहीं है। तो वही चीज़ है कि जब बाहर रहकर किसी अंदरूनी चीज़ों की आप जानकारी हासिल करना चाहते हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग इनसाइड का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना? सही है ना? चलिए, सरकार में कोई सरकार है, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, वो ये कहना चाहता है कि बाहरी दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हैं, ठीक है ना, उससे बांग्लादेश की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बताइए क्या बोलिएगा? इंग्लिश में बोलना है आपको, तो ये सब जरूरी भी है ना, तो ये बात बोलिए। बाहर की दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हैं, इस बात से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो भी आप उसको बोलते हैं, ठीक है ना, कार्यवाहक सरकार, ठीक है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बोलिएगा आप? What is going on outside? ठीक है, the government of Bangladesh has not any idea, connection, है ना? नहीं सर, मीनिंग चाहिए। आउटसाइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है बात? बाहर की दुनिया जिससे वो मतलब रखना नहीं चाहती है तो आउटसाइड, क्लियर है ना? चलिए, समझ में आ गया जी? देखिए बाबू, पूरा चैप्टर को पढ़ाने और पूरा बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना संभव नहीं है कि आपको हम 2 दिन में 3 दिन में करके दे दें। ये चैप्टर 1 महीना लग जाता है प्रीपोजिशन पढ़ाने में, समझे? उसको हम 1 दिन में करने के चक्कर में हैं, इसलिए ज़्यादा हम प्रैक्टिस नहीं कराए हैं। मेन टर्म था मेरा फ्रेजल वर्ब तक ला देना, हम वहाँ पहुँचा देंगे आपको। क्वेश्चन दे दीजिए सर। हाँ, क्वेश्चन तो देवे करेंगे ना भाई। उस समय सर मतलब सेंटेंस में बैठाने के सेंस में जैसे अभी बोल दिया कि यहाँ पे आउटसाइड लग जाए, अभी तो समझ में आ जाता है, लेकिन वहाँ पे नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मिक्सिंग आ जाता है ना, तो उस समय वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए आप टेंशन ना लो। ये देखिए नीतीश, नीचे हैं आप जानकारी ऊपर के बारे में दे रहे हैं, कैच कीजिएगा आप, कैच कीजिएगा आप, ऊपर ही, ऊपर सब का मतलब ऊपर है, और वो ऑन अबव ओवर जो था ना वो पर था, पर और ये ऊपर है, अंतर समझ है ना? तो नीचे रहकर आप ऊपर के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो आपको आप यूज करना चाहिए
जब किसी के ऊपर आप जंप करते हुए जा रहे हैं तो कैच करना होगा, अप ऑन करना होगा। और जब नीचे से ऊपर की ऐसी गति हो जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित हो, क्या हो, लक्ष्य निर्धारित हो, एम जब फिक्स हो तो हम कैच करते हैं, अप टू कैच करते हैं। जैसे आपका 4 तल्ला वाला मकान है, क्लियर है ना, ये इस तरह से 4 तल्ला वाला मकान है, चलिए 5 तल्ला कर लेते हैं। इस तरह का कोई मकान है, ठीक है। यहाँ से आपने घर में एंट्री मारी, यहाँ पर दादी माँ आपकी खड़ी थी, तो आपने पूछा, आपसे दादी माँ ने पूछा कि कहाँ जा रहा है ऊपर, तो आपने कहा कि सर 4 तल्ला पर हम जा रहे हैं। ये फिक्स डेस्टिनेशन हुआ कि नहीं? यानी आपको खोजना हुआ तो डायरेक्ट हम कहाँ तक जाएंगे, 4थे तल्ले तक जाएंगे, क्लियर है। लेकिन अब वार्ड कहता है कि नीचे से ऊपर की गति है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कहाँ तक है, यानी उसका लक्ष्य नहीं है। जब लक्ष्य नहीं होता है तो वैसे कंडीशन में आप वार्ड का यूज करते हैं, और लक्ष्य जब होता है तो क्या यूज करते हैं, अप टू का यूज करते हैं। फिर से एक बिल्डिंग थी, ठीक है, आतंकवादी उसमें घुस गए, पुलिस उनको खदेड़ते हुए वहाँ तक पहुँची, क्लियर है। पुलिस जब उनको खदेड़ते हुए वहाँ तक पहुँची तो मैनेजर से पूछा कि कितने लोग ऊपर गए हैं, ठीक है ना। तो मैनेजर ने बोला 4 लोग ऊपर की ओर गए हैं, ठीक है। तो मैनेजर ने जानकारी दी कितने लोगों के बारे में, 4 लोग के बारे में। यानी वो कहेगा कि 4 टेररिस्ट या मोइस्ट जो भी हैं टेररिस्ट हैव गॉन अप की अप टू। पहले तो नीचे रह के वो जानकारी दे रहा है ना ऊपर के बारे में जी, तो क्या लगेगा, पहला तो आप लगेगा, ठीक है। फिर है ना, अब बोलेगा ऊपर की ओर गए हैं तो डायरेक्ट अपवार्ड बोलेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कौन तल्ला में घुसा है वो। चलिए, अचानक से उसी समय एक लड़का आता है और वो कहता है कि छत्ते पर चले गए हैं, सबसे छत्ते पर चले गए हैं। क्या यूज करेगा वो, फिक्स हो गया ना कि वो टेरेस पर पहुंच गया है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो कंडीशन आपने समझा कि कैसे कैसे ये टर्मिनोलॉजी यूज होगा, ऐसा बनवाए थे हम, हैं जी। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आया, क्या समझ में आया बताइए। आप होता है कि ऊपर, आप माने ऊपर, मतलब ना ऊपर की ओर, मतलब जैसे ऊपर। अरे भाई साहब का मतलब ऊपरे की ओर है, सबके मतलब ऊपर ही होता है। हाँ, कि तो वो तो आप अपन हो गया कि ना फिक्स्ड हो गया, हाँ। ये अप टू हो गया फिक्स्ड हो गया, और अप का मतलब हो गया कि ना ऊपर की ओर। अपवर्ड में फिक्स नहीं है सर, वो किसी भी अपवर्ड मतलब कि उस ऊपर की ओर कोई फिक्स सर, जैसे कोई कैसे बोलता है कि मतलब डीएम ऑफिस इस बिल्डिंग में, लेकिन फिक्स नहीं कि किस फ्लोर पे बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है कि हाँ, गो अप वार्ड, सही बोलते हैं, गो अप वार्ड, ऊपर की ओर जाइए, जहाँ आपको मिलेगा वहाँ तक घुस जाइएगा, है ना। और अब टू का मतलब क्या हुआ, फिक्स हो गया कि यहाँ तक ही जाना है। अरे 4थे तल्ले पर जाइए, वहाँ पर आपको ये आदमी मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो अप टू 4th फ्लोर, क्लियर है ना। चलिए, चलिए अगला है हमारे सामने अबाउट और अगेंस्ट। अबाउट कहता है कि लगभग का सेंस देने के लिए हम अबाउट का यूज करते हैं। क्या है अबाउट का सेंस, कब यूज, माने लगभग का सेंस जब देना होता है तो अबाउट का यूज करते हैं। जैसे अबाउट 25 lakhs पीपल, लगभग 25 लाख बच्चे या लोग, क्लियर है। चलिए, अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है। के बारे में का मतलब समझ रहे हैं ना, थर्ड पार्टी के बारे में कोई आप जानकारी देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी समझ रहे हैं ना, हम दोनों बात करें लेकिन थर्ड के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे ही इज टॉकिंग अबाउट पीएम, डायरेक्ट
टॉक अबाउट मैंने होता है क्या, किसी के बारे में बातें करना, है ना, क्लियर है ना। चलिए, अगेंस्ट कहता है किसी का विरोध करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, कंप्लेन हैज मेड अगेंस्ट, देखिए इधर, मेड अगेंस्ट मी, कंप्लेन शिकायत मेरे खिलाफ की गई है, मेरे विरोध में की गई है। आनंद क्लियर हुआ बात, क्लियर है ना। चलिए, और अगेंस्ट का मतलब होता है किसी से अड़कर खड़ा होना। ये देखिए, सीढ़ी आपका दीवार से अड़कर खड़ा है तो क्या बोलिएगा, द लैडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। क्लियर है ना। अब देखिए इधर बात, स्टैंड अगेंस्ट पूछेगा, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। स्टैंड अगेंस्ट का मतलब क्या होगा, हिंदी बताइए। स्टैंड अगेंस्ट माने किसी के विरोध में खड़ा होना नहीं। ये देखिए, ये स्टैंड अगेंस्ट है, किसी के सहारे खड़ा हो। किसी के सहारे खड़ा होना। क्लियर है ना। ये कंफ्यूज किया आपको, क्या समझे बात, समझाया। चलिए, चलिए यहाँ तक हम रोक रहे हैं, कल ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। एक दिन और टाइम दीजिए, ख़त्म हो जाएगा।